नमस्कार। आजकल भारत के फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। एक ऐसा बदलाव जो हमें एक कैश बेस्ड सिस्टम से निकालकर एक डेटा ड्रिवन सिस्टम की तरफ ले जा रहा है। देखिए, ये कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं है। ये नियम तो पैसे के लेन देन और उसको ट्रैक करने का पूरा तरीका ही बदल रहे हैं। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज की इस बातचीत में हम देखेंगे कि आखिर सरकार इन नियमों को इतना सख्त क्यों कर रही है। वो कौन से खास कैश रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनके बारे में सबको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से हर ट्रांजैक्शन पर कैसे नज़र रखी जा रही है। इन बदलावों का सबसे ज़्यादा असर किन पर हो रहा है और सबसे ज़रूरी, इन सब के बीच सेफ कैसे रहा जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर सरकार कैश के लेन देन पर इतने सख्ती कर क्यों रही है? इसके पीछे ना एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। असल में सरकार के 4 मेन टारगेट हैं। पहला, काले धन के फ्लो को रोकना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पक्का करना कि लोगों की कमाई और उनके खर्चे मैच हो रहे हैं या नहीं। और चौथा, इकोनॉमी के उस बड़े हिस्से को फॉर्मल बनाना जो अब तक ज्यादातर कैश में ही डील करता आया है। और यहीं पर इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। सरकार कैश को बैन नहीं कर रही है, बल्कि वो ऐसे नियम बना रही है जिससे कैश का इस्तेमाल करना डिजिटल ट्रांजैक्शन के मुकाबले महंगा भी हो, उससे ट्रैक करना आसान हो और वो लीगली रिस्की भी बन जाए। अब बात करते हैं उन ठोस नियमों की जिन्हें मानना अब हर किसी के लिए, चाहे वो एक आम इंसान हो या कोई बिजनेस, जरूरी हो गया है। ये वो लिमिट्स हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियमों में से एक है, सेक्शन 269 ST। ये साफ कहता है कि कोई भी 3 सिचुएशन में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश नहीं ले सकता। पहली, एक ही दिन में एक ही इंसान से। दूसरी, एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए। और तीसरी, किसी एक इवेंट के लिए, जैसे कोई शादी या फंक्शन। और अगर ये नियम तोड़ा तो नतीजा बहुत सीरियस है। पेनाल्टी कोई छोटी मोटी नहीं है, सीधा 100%। मतलब जितनी कैश ली उतनी ही पेनाल्टी। मान लीजिए किसी ने 2.5 लाख रुपए कैश में ले लिए, तो उस पर पूरे 2.5 लाख का ही जुर्माना लग जाएगा। बिजनेस के लिए भी नियम काफी सख्त हैं। अगर कोई बिजनेस 10,000 रुपए से ज्यादा का खर्चा कैश में करता है, तो वो उस खर्चे को अपने प्रॉफिट से घटाकर टैक्स में छूट नहीं ले सकता। हाँ, ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये लिमिट 35,000 रुपीज है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कैश में बिजनेस करना अब महंगा सौदा है, क्योंकि इससे टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। अरे, अब तो अपने बैंक अकाउंट से अपना ही पैसा निकालने पर भी नजर रखी जा रही है। अगर कोई साल में 10 लाख से ज्यादा कैश निकालता है तो बैंक इसकी खबर सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। और जो लोग ITR फाइल नहीं करते, उनके लिए तो 20 लाख से ज्यादा की निकासी पर TDS भी कट जाता है। मतलब हर बड़े कैश मूवमेंट पर नजर है। तो सवाल ये है कि सरकार इतने बड़े स्केल पर यह सब कुछ ट्रैक कैसे कर रही है? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं कि ये डेटा सर्विलेंस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ये सब मुमकिन होता है SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जरिए। बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनियां, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार, इन सब के लिए ये जरूरी है कि वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी सीधे टैक्स डिपार्टमेंट को दें। इसमें बड़ी कैश डिपॉजिट, क्रेडिट कार्ड से बड़े खर्चे, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री और यहां तक कि विदेश भेजा गया पैसा भी शामिल है। और इस पूरे डेटा सर्वेलेंस सिस्टम की जो मास्टर की है वो है पैन आधार लिंकिंग। जैसे ही पैन कार्ड आधार से लिंक होता है, अलग अलग बैंकों या इंस्टीट्यूशंस में हुए सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक ही प्रोफाइल के नीचे आ जाते हैं। इससे टैक्स डिपार्टमेंट के लिए किसी की भी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर देखना बहुत आसान हो गया है। इन सख्त नियमों और इतनी गहरी निगरानी की वजह से आम लोगों और खासकर व्यापारियों में एक डर का माहौल भी है। बहुत से लोग इन बदलावों को खतरनाक तक कह रहे हैं। पर ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो चिंताएं हैं, इनकी कई वजह हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह तो है प्राइवेसी की। लोगों को लग रहा है कि भाई हमारी हर फाइनेंशियल एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। दूसरा डर है ऑटोमेटेड सिस्टम का। मतलब ये डर कि कहीं कोई छोटी मोटी इंसानी गलती हो गई या सिस्टम में ही कोई गड़बड़ हो गई तो सीधा एक ऑटोमेटेड टैक्स नोटिस आ जाएगा और फिर बस सफाई देते फिरो। और छोटे व्यापारियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो पीढ़ियों से कैश में काम करते आए हैं, उनके लिए रातों रात इस डिजिटल सिस्टम को अपनाना मुश्किल तो है ही, साथ ही उनके पूरे बिजनेस मॉडल पर भी एक बड़ा प्रेशर बन गया है। ये बात तो सच है कि इन नियमों का असर सब पर एक जैसा नहीं हो रहा। ये असल में 2 अलग अलग तरह की इकोनॉमी की कहानी है।
और इसका असर इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई किस इकोनॉमी का हिस्सा है। सबसे ज्यादा असर उन सेक्टर्स पर हो रहा है जो पारंपरिक तौर पर कैश पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, जैसे ट्रेडर्स, रियल एस्टेट और छोटे-मोटे दुकानदार। वहीं दूसरी तरफ सैलरीड क्लास के लोग और वो बिजनेस जो शुरू से ही डिजिटल तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर इसका असर बहुत ही कम है। तो इन सब नियमों और निगरानी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई भी व्यक्ति या बिजनेस आखिर सेफ कैसे रहे। अच्छी खबर यह है कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाकर बिना किसी परेशानी के इन नियमों का पालन किया जा सकता है। यहाँ कुछ सिंपल लेकिन बहुत असरदार तरीके हैं। 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी पेमेंट बैंक से करें। 2 लाख के लिमिट के आसपास कैश लेने देने से बचें। इनकम कम भी हो तो भी ITR जरूर फाइल करें, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाता है। सभी बड़े लेन देन के डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें और हाँ, ये भी ध्यान रखें कि लाइफस्टाइल बताई गई इनकम से मैच करे। इस नए माहौल का जो मूल मंत्र है वो बहुत सीधा सा है। अगर अपने पास रखे कैश का सोर्स नहीं बता सकते तो उसे रखना ही एक रिस्क है। हर रुपए का हिसाब होना चाहिए। चलिए अब इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये सब मिलकर भारत की इकोनॉमी के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहे हैं? ये लाइन इस पूरे बदलाव का सार है। भारत की इकोनॉमी अब तक रिश्तों और कैश पर भरोसे से चलती आई है, लेकिन अब हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जो नियमों पर आधारित है और जहां भरोसा कैश पर नहीं बल्कि डेटा पर किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल चेंज है। और हम आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं कि जब भरोसा कैश से डेटा पर शिफ्ट हो जाता है तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन से नए दरवाजे खोलेगा और कौन सी नई चुनौतियां सामने लाएगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।